नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PSC जंक्शन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी। ठीक है, फिर 2025 के एग्जाम के लिए पहला इसमें भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखेंगे। इसमें अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, देशांतीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो मान लो ये ग्लोब पे भारत है और इसका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है अंडमान में, और यहाँ पे लद्दाख में आपका इंदिरा कौल है। ठीक है, क्या है इसका नाम, इंदिरा कौल, याद रखना, इंदिरा कौल करके है। ठीक है, और सबसे ईस्ट में देखा जाए अंडमान, इसमें अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको बोलते हैं किबुतु। क्या बोलते हैं, किबुतु। ठीक है, इसको बोलते हैं किबिथु। ठीक है, ये याद रखना। मान लो ये इंडिया, सबसे इसमें वेस्ट में तुम्हारा गौरी माता जो कि गुजरात में है। फिर उसके बाद ईस्ट में आपका किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। और जबकि नॉर्थ में ये इंदिरा कौल है। और लद्दाख में है, ये लद्दाख का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये याद रखना। कहीं सेंटेंस दे देगा लद्दाख का पार्ट है तो वो सेंटेंस गलत होगा। फिर इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का नाम। ठीक है, तो अगर वेस्ट से देखा जाए तो गुजरात है, गुजरात के बाद तुम्हारा राजस्थान है दूसरा। ठीक है, फिर तुम्हारा एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। ठीक है, झारखंड के बाद तुम्हारा वेस्ट बंगाल है। एमपी, छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ये तुम्हारे 8 हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो तटीय, इसमें पूछता है क्वेश्चन सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। अगर अंडमान होगा तो अंडमान लगाना, नहीं तो गुजरात, अगर अंडमान ना हो तो गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबी अगर तट रेखा देखा जाए तो गुजरात की, राज्यों में गुजरात की है। और अंडमान निकोबार मतलब यूटी और राज्य मिला के क्वेश्चन पूछेगा तो अंडमान की है सबसे लंबी रेखा, तट रेखा। फिर उसके बाद गुजरात की है, फिर उसके बाद पहले आंध्र प्रदेश था। अभी इसकी तटीय लंबाई दोबारा नापी गई है तो इसकी अब कितनी हो गई, इसमें 11,098 किलोमीटर अब हो गई है। ठीक है, बढ़ के पहले 7500 थी, अब 11,098 हो गई, लगभग 48% की वृद्धि हो गई है तटीय रेखा में। और पहले नंबर 1 पे गुजरात था और नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब तमिलनाडु नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश हो गया राज्यों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो है तुम्हारा मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, मतलब इंडिया में कौन कौन से राज्य से जाती है। नंबर 1 पे फिर ऊपर यूपी के बाद तुम्हारा जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी से भी जाती है। नंबर 2 एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ 3 है, फिर उसके बाद उड़ीसा है 4 है। ठीक, उड़ीसा 4 है और आंध्र प्रदेश 5 है। तेलंगाना से नहीं जाती है, ये याद रखना, 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर तुम्हारा उड़ीसा, फिर तुम्हारा ये है कि आंध्र प्रदेश। हम लोग जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं, जीएमटी से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि हमारा 82.5 पूर्वी देशांतर पड़ता है, 82.5 पूर्वी देशांतर पड़ता है। ठीक, ये पूर्वी है, यहाँ पश्चिमी भी आंसर विकल्प में होगा तो पूर्वी लगाना, ये याद रखना। ठीक है, पूर्वी के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य, इसका विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर ये वाला देखा जाए तो ऊपर वाला अक्षांश और ये दक्षिण वाला अक्षांश। ठीक, ये दक्षिण में जो अक्षांशीय स्थिति है अंडमान में, तो ये तुम्हारी है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर लद्दाख में, ये लद्दाख के पास तुम्हारा है, इसमें 29 जोड़ दो, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, और फिर उसके बाद
तुम्हारा यहाँ पे देशांतरी विस्तार अगर पूछा जाए तो देशांतरी विस्तार ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। इसका देशांतरी विस्तार है तुम्हारा, इधर है 97 डिग्री 25 मिनट से, इसमें भी 29 घटा दो, तुम्हारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ की लंबाई ये भी पूछ सकता है, और ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है, ठीक। ये याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है अगर देखा जाए, ये तुम्हारी है 2933, ठीक है। ये लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है तुम्हारी, नॉर्थ से साउथ की लंबाई है ये तुम्हारी 3214, ठीक है। ऐसे याद रखना। इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। और गुजरात के बाद अब तमिलनाडु हो गया है, ये याद रखना, नंबर 2 पे तमिलनाडु है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, छठा नहीं 7वां है, ठीक है, ये याद रखना। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना 2.4% है, और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, ये सही है। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। वैसे कर्क रेखा से ऊपर जो होती है उपोष्ण होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हिमालय ऊपर नॉर्थ में हिमालय है जो कि साइबेरियन हवाओं को, ठंडी हवाओं को आने से रोक देता है, इसलिए यहाँ भारत की जलवायु कैसी हो जाती है, उष्णकटिबंधीय, ठीक। भारत की जलवायु को हिमालय प्रभावित करता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 हो गई है, ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ये याद रखना। उसके बाद है 28 राज्य, 8 यूटीज हैं भारत में। तो उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो भारत का अवस्थिति है क्या है, अक्षांशीय अवस्थिति बताओ और देशांतरीय अवस्थिति बताओ। ये तुम्हारा 68, ये तुम्हारा कितना है अक्षांशीय, देशांतरी अगर देखा जाए, मान लो ये इंडिया है तो इधर से इधर ये तुम्हारी हो जाएंगे देशांतरी स्थिति ये। फिर उसके बाद तुम्हारा लद्दाख में और नीचे अंडमान में ये तुम्हारी अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी, ठीक। ये बताना है तुमको। अगर अक्षांशीय स्थिति देखा जाए तो अक्षांशीय स्थिति तुम्हारी है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर उसके बाद देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पे ये पूर्वी काट के ये पश्चिमी काट के पूर्वी यहाँ पे भी लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी राज्य तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी गुजरात हो जाएगा, गुजरात में गौरी माता, ठीक। ये तुम्हारा हो गया विस्तार से। राज्यों में हम लोगों ने ये देख ही लिया है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा भी देख लिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा भारत की कितनी है, 82 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट। पश्चिमी कहीं दिया हो तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद है इसमें अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसमें कहाँ से नहीं गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश, सो सिंपल है। उसके बाद भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 से गुजरती है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर है कर्क रेखा के उत्तर में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है, कौन सा अक्षांश बांटता है 2 बराबर भागों में, इसमें 23.5 डिग्री उत्तर होगा, 23.5 डिग्री उत्तर। उसके बाद है कर्कवृत्त रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यहाँ से इसमें से किससे नहीं गुजरेगी, मणिपुर से नहीं गुजरेगी, ठीक है। त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अगर देखें तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हैं, ये राज्य वाला तो देख ही लिए,
उसके बाद है आप भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों में सबसे लंबी जो सीमा बनाता है बांग्लादेश से बनाता है। ठीक है, किससे बनाता है? बांग्लादेश से बनाता है भारत। उसके बाद बनाता है चाइना से, चाइना के बाद पाकिस्तान से बनाता है, पाकिस्तान के बाद नेपाल से बनाता है। ठीक, बचपन से याद रखना, बचपन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये भारत से सबसे लंबी रेखा बनाते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है तुम्हारा रेड क्लिफ। ठीक है, ये याद रखना है, रेड क्लिफ है। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कब बनी थी? 1914 में बनी थी। कब बनी थी? 1914 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कैसी सीमा है? क्योंकि ये बनाई गई ना तो अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन भारत और किसके बीच में है? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन भारत और चीना के। बस इतने क्वेश्चन बॉर्डर लाइन से हो गए। फिर उसके बाद हिमालय, हिमालय में अगर देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर है भारत का भौतिक, भारत के भौतिक प्रदेश को देखें तो उत्तर में इसके हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, उसके नीचे मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है, एक ऐसा है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये पर्वत है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, इसे प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको तटीय मैदान, तटीय मैदान ये। ठीक है, तटीय और द्वीपीय प्रदेश, इनको भौतिक प्रदेश में प्रमुख 4 भौतिक प्रदेश में बांट सकते हैं, और तटीय और द्वीपीय प्रदेश को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, तटीय प्रदेश को इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, तटीय प्रदेश और द्वीपीय क्षेत्र को। अगर हिमालय को देखें तो हिमालय में सबसे ऊपर वाली श्रेणी है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर अगर देखा जाए, मान लो ये हिमालय है, सबसे ऊपर तुम्हारा है ये ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद है तुम्हारा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद तुम्हारा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक के बाद तुम्हारा ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। फिर तटीय है। ठीक है, फिर तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश है। मान लो ये इंडिया है, यहाँ से शुरू है, ये मान लो सागर है। ठीक है, तट से ये प्रवेश किए, फिर ये हमको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, उसके बाद ये आओगे, यहाँ गंगा का मैदान ये समझ लो। फिर ये तुम्हारा शिवालिक है, ये तुम्हारा हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के ऊपर चढ़ोगे तो ये तुम्हारा सबसे ऊंचा हिमालय है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद है तुम्हारा ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखला, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम पे ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डियन ऑस्टिन है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन आएगा हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा होगी। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, ये याद रखना, हिमालय पे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा लगाना, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो काराकोरम लगाना, K2। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा, उसके नीचे है ट्रांस हिमालय के नीचे है तुम्हारा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होकर, यहाँ पे नंगा पर्वत है, इससे शुरू होकर ये जाता है नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। नामचा बरवा तिब्बत में है, ये याद रखना। इसी पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मसालू, धौली गिरी, ये सब अन्नपूर्णा, ये सब तुम्हारी किस पे हैं? ग्रेट हिमालय पे हैं। ठीक, ग्रेट हिमालय के नीचे है तुम्हारा लघु हिमालय।
लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे तुम्हारा शिवालिक। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद अगर प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत चोटियों को देखें या पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो सब फिर इम्पोर्टेंट है राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा विंध्य पर्वत। पर्वतों में देखें तो विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत का विस्तार बिहार तक है। बिहार में से कैमूर बोलते हैं। फिर उसके नीचे नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है उसे सतपुड़ा कहते हैं और सतपुड़ा को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके सबसे वेस्ट में राजपीपला है, सबसे वेस्ट में राजपीपला है, बीच में महादेव है, महादेव पे ही धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ईस्ट में सतपुड़ा की जो चोटी है मैकाल श्रेणी है। मैकाल में ही अमरकंटक पठार से अमरकंटक चोटी से नर्मदा और सोन नदी ऊपर जाती गंगा में मिलती है, नर्मदा जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये याद रखना। फिर उसके नीचे ही महाराष्ट्र में सतमाला, फिर अजंता है और महाराष्ट्र में कालसुबाई है। कालसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। उसके नीचे है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ही निकलती है कृष्णा। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में निकलती है यहाँ से कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी निकलती है। कावेरी के नीचे है तुम्हारी, फिर ब्रह्मगिरी के नीचे आओगे जो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट आके मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पे। नीलगिरी पर्वत पे और इसकी सबसे ऊंची चोटी है तुम्हारी डोडा बेटा। याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और यहीं पे आके पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय मिलते हैं। फिर उसके बाद दक्षिण में जाओगे उसके तो अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके नीचे कार्डमम हिल्स हैं और ईस्ट में इसकी पलानी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, याद रखना। महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। उसके बाद है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं? नहीं। ठीक, सह्याद्री पश्चिम में है, अमरकंटक ये बीच में है। बिलगंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा महाराष्ट्र में है। बिलगंगन नीचे साउथ में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में नहीं है, पूर्वी घाट के पास हैं, तो इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है उत्तरी पश्चिमी हिमालय मिलाना है। उत्तर पश्चिमी हिमालय को मिलाओगे, किससे मिलाओगे? जास्कर से। ठीक है, और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय को शिवालिक से मिलाओगे। दार्जिलिंग और सिक्किम को लेप्चा जनजाति से और नामचा बरवा को अरुणाचल प्रदेश से मिलाओगे। ठीक है, नामचा बरवा को अरुणाचल प्रदेश से मिलाओगे। फिर उसके बाद है तुम्हारा ये, इसमें शिखर और पर्वत पूछ रहा है। नामचा बरवा किस पे है? नामचा बरवा की गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये तो तुम्हारा जाके असम हिमालय या ऊपर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जबकि गढ़वाल हिमालय तुम्हारा उत्तराखंड का पार्ट है। नंदा देवी भी कुमाऊं हिमालय में, ये सही है। और नोकरेक सिक्किम में नहीं है, ये मेघालयन हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसमें केवल दूसरा सही है, ये याद रखना। इसमें पूछता है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। मान लो हिमालय के बीच में जो गैप हैं, ठीक, घाटियाँ, उनको विभिन्न नामों से जानते हैं। मान लो सबसे ऊपर ये तुम्हारा हो गया ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय के बाद मध्य हिमालय के बाद ये तुम्हारा शिवालिक के बाद ये मैदान है, गंगा का मैदान। ठीक है, और जो इसके बीच में ये ITSZ बोलते हैं। ठीक, इंडो सांगपो सचर जोन। और जो इसके बीच में है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय के बीच में जो घाटी नुमा है तो इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो कि ये मध्य हिमालय और यहाँ पे मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में ये जो फॉल्ट है इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है,
तो हिमालयन फ्रंटियर्स किसके बीच में? गंगा के मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में। ठीक, ये याद रखना। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जानते हो, नंदा देवी है। ठीक है, मुख्य केंद्रीय, ये क्वेश्चन आ गया। मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट तुम्हारा किसके? लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक, फिर अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग देंगे, भारत के प्रमुख पठार। दक्कन का पठार तो जानते हो, लावा के पठार से निर्मित है। ठीक है, ये इधर कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जर्मनी में रूर है, जो कि कोयले के लिए फेमस है। शिलांग का पठार, जिसे मेघालयन का पठार कहते हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अरावली है, अरावली के जब इधर आओगे तो ये तुम्हारा मालवा का पठार है, और ये बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी में है। ठीक है, फिर उसके बाद बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार छोटा नागपुर का पठार लगा हुआ है, ये याद रखना। उसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदान, मैदानी क्षेत्र के बारे में। ठीक, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसी में माजुली द्वीप है, निम्न गंगा का मैदान। यहाँ पे मैदान से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लो ये हिमालय है, ये हिमालय का शिवालिक है, शिवालिक से छोटे छोटे पत्थरनुमा ये गिरते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नदियाँ जो आती हैं तो यहाँ पे इन पर्वतों के नीचे जल चला जाता है, ये जो पत्थर हैं, तो ये पर्वत पत्थर जो हैं तो यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, भाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके नीचे क्या होता है, फिर यहाँ पे आके नदियाँ फिर वापस आ जाती हैं, तो ये यहाँ पे नदियाँ वापस आए, दलदली क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र, इसे बोलते हैं तराई का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ वापस आ जाती हैं। उसके बाद जो पुरानी जलोढ़ होती है, मिट्टी जो लेके आती हैं नदियाँ, तो यहाँ पे बनता है, ये पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? इसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, इसको बांगर कहेंगे पुरानी जलोढ़ को। फिर उसके बाद जो नई जलोढ़ है जो हर बार बाढ़ के कारण मिट्टी लेके आती हैं नदियाँ, उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नदियाँ जहाँ पुराना आती हैं उसको तराई का क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके जहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं शिवालिक के पदी क्षेत्र में, तो उनको कहते हैं भाबर कहते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ एक क्वेश्चन कर लो। तो भाबर क्या होता है? भाबर होता है कंकर। ठीक है, और दलदल क्या होता है? भाबर दलदली क्षेत्र होता है, डेल्टाई क्षेत्र तुम्हारा दलदली क्षेत्र होगा। ठीक है, और गाद में तुम्हारा खादर होगा। ठीक है, और बांगर में बजरी होगी, ठीक है, ये याद रखना। गंगा के मैदान का एक रूप वर्णित है, इसका क्या है? ये है जियो सिंक्लाइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, ऐसे मान लो ये पर्वत बन गया, तो यहाँ पे एक अवनति बनी। ठीक है, यहाँ पे इस अवनति को मान लो ये हिमालय के नीचे ऐसे, पहले यहाँ पे मान लो ये प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, यहाँ पे गड्ढा था, ये अवनति को ही ये भर के इसी को सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, सिंक जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 33 सागर था पहले। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा नदी तंत्र। नदी तंत्र में अगर देखोगे, ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी ठीक कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी में ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये याद रखना। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये जाके
ऊपर क्या है तुम्हारा, इसके ऊपर तुम्हारा है मान लो काराकोरम है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। और तो जो तुम्हारी ये जाके लद्दाख और जास्कर के बीच में जाके बहती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के जाके बीच में बह के पाकिस्तान चली जाती है, ठीक। और इसके दाएं तट पे क्वेश्चन आता है, सिंधु जो ले है सिंधु की किस तट पे है, तो दाएं तट पे है, ठीक है, इस साइड है, दाएं तट पे। मान लो ऐसे ये सिंधु जा रही है तो दाएं तट पे है। फिर उसके बाद इसमें है झेलम, ठीक। और झेलम कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग, वेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलती है और ये भारत पाकिस्तान पे बॉर्डर बनाते हुए आगे जाती है पाकिस्तान पे। फिर उसके बाद है चेनाब, चेनाब कहाँ निकलती है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद है रावी, रावी भी यहीं बड़ा राचा दर्रे के पास निकलती है, पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद है व्यास, व्यास भी हिमाचल प्रदेश के समीप से निकलती है और ये जाके पाकिस्तान में जाके ये सतलज में मिलती है। कहाँ पे, कबूरथला में हरिके बैराज के पास, हरिके बैराज पंजाब में, ठीक, वहीं पे जाके ये मिलती है। और सतलज है, सतलज भी तुम्हारी मानसरोवर लेक से या कैलाश पर्वत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से, ये क्वेश्चन आता है, किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में कहाँ, मिठानकोट में जाके सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है मिठानकोट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। सिंधु नदी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसको भारत ने इसको सस्पेंड कर दिया है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, ये 1960 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इसमें क्या हुआ था, सिंधु ऊपर की मतलब 3 नदियों का, सिंधु, झेलम और चेनाब का यूज 80% जल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। जबकि नीचे की 3 नदियों का, रावी व्यास सतलज का यूज 80% जल का कौन करेगा, भारत करेगा। ये इसमें था, इसको इस भी पहलगाम हमले के बाद इसको, आतंकवादी हमले के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये याद रखना, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं। फिर उसके बाद है तुम्हारी गंगा नदी तंत्र, ठीक है। क्या है, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी को पहले क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा ये जाके मिलती हैं देवप्रयाग में। फिर उसके बाद देवप्रयाग में जब दोनों मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा तो ये गंगा हो जाती है, ठीक है, ये गंगा हो जाती है, ये याद रखना। उसके पहले अलकनंदा में बहुत सी नदियां मिलती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है पिंडार नदी, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। क्रम इसमें नहीं पूछेगा छोटी नदियों का, ये पूछेगा कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है। तो पिंडार अलकनंदा में कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। इसमें भी अड़ा आ रहा है, इसमें भी अड़ा आ रहा है, ठीक है। पिंडार में भी ये अड़ा टाइप का, फिर अड़ा। उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। और धौली गंगा, फिर इसमें धौली गंगा है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। ला में बड़ी की मात्रा है, विष्णु में ई की मात्रा है, ठीक है, ये याद रखना। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग याद ही रहेगा। पिंडार याद रखना अड़ा है, विष्णु प्रयाग में ई की मात्रा, और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा में, अलकनंदा फिर जाके भागीरथी में मिलती है, कहाँ, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इसका नाम अब गंगा पड़ जाता है, ठीक। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद है जब गंगा आगे बढ़ती है तो ये गंगा में रामगंगा आके मिलती है कन्नौज के पास, रामगंगा आके मिलती है कन्नौज के पास। उसके बाद इसमें मिलती है यमुना नदी, यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी मिलती है, यमुना नदी कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद गोमती इसमें मिलती है, गोमती मिलती है, ये याद रखना। फिर उसके बाद इसमें गोमती मिलती है, गोमती के बाद घाघरा मिलती है, और घाघरा के बाद जो नीचे से आती है सोन, ठीक है। सोन कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन बताना इसका आंसर। सोन निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक, मैकाल श्रेणी से अमरकंटक से निकलती है। फिर सोन के बाद ऊपर से गंडक आगे मिलती है, ठीक है, गंडक मिलती है।
उसके बाद इसमें कोसी मिलती है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें आके महानंदा मिलती है, कौन सी मिलती है, महानंदा मिलती है, ठीक है, महानंदा मिलती है। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा, तो इसको पद्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। फिर इसमें जब ब्रह्मपुत्र मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इस ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। फिर उसमें इसमें आके बराक नदी मिलती है, ठीक, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है। इसमें मान लो ये गंगा नदी तंत्र है, ठीक है, रामगंगा मिलती है, रामगंगा के बाद फिर इसमें यमुना मिलती है, यमुना के बाद फिर इसमें मिलती है गोमती मिलती है, गोमती मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, घाघरा के बाद नीचे से आती है सोन मिलती है, सोन के बाद मिलती है इसमें गंडक मिलती है, ठीक है, गंडक मिलती है, गंडक के बाद इसमें मिलती है तुम्हारी, गंडक के बाद फिर कोसी मिलती है, कोसी के बाद महानंदा मिलती है, महानंदा के बाद फिर ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। इसको पद्मा कहते हैं गंगा को और बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना कहते हैं, ठीक है। और गंगा नदी में जो यमुना है, यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यमुना में जब तुम्हारी केन और बेतवा इसको लिंक किया जा रहा है, ठीक है, लिंक किया जा रहा है। और किस नेशनल पार्क से ये लिंक जुड़ेगा, ये पन्ना नेशनल पार्क से जुड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना, पन्ना नेशनल पार्क से। केन का पानी बेतवा में जाएगा, ठीक, बुंदेलखंड को यहाँ पे सिंचित किया जाएगा। तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक जो नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इसकी एक सहायक नदी पार्वती भी याद रखना, पार्वती भी याद रखना। तो ये तुम्हारा गंगा नदी तंत्र हो गया। उसके बाद तुम्हारा है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती, कैलाश पर्वत के पास तुम्हारा मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, ठीक है, सांगपो कहते हैं, ठीक है। नामचा बरवा के पास मुड़ते हुए यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखना, यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर इसको जब इसको कहते हैं दिहांग कहते हैं, और ये जब असम में आती है तो ये इसके बीच में, इसकी मान लो एक ये धारा इसके बीच में है माजुली द्वीप, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखना। फिर ये रैम घाटी में बहती है, रैम घाटी और भ्रंश घाटी दो प्रकार की घाटियाँ होती हैं, तो ये रैम घाटी में भारत में असम में बहती है। और ये फिर आगे चल के जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहते हैं जमुना, और गंगा में ये मिलती है, ठीक है, ये याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ यहाँ से पूछता है, दिबांग है, ठीक है, दिबांग है, उसके बाद लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता और पिथमारी, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ये याद रखना, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता और पिथमारी, ठीक, तिस्ता तो याद ही रहेगा, मानस भी याद रहेगा, इसमें दिबांग, लोहित याद रखना, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों में अगर देखा जाए वेस्ट टू, ठीक है, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ ये मान लो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और कुछ नदियाँ इधर अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक, सबसे ऊपर है दामोदर, दामोदर ये जाके गंगा की जो वितरिका है हुगली में मिलती है, ठीक है। दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहते थे, ये दामोदर है, हुगली में जाके मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके नीचे है तुम्हारी, उसके नीचे है स्वर्ण रेखा, दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा के नीचे वैतरणी, ये पिछली बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, पेट में। फिर उसके नीचे है वैतरणी के नीचे है ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी के नीचे है तुम्हारी महानदी के ही तट पे कटक है, ठीक है, कटक है। तो हम लोगों ने ऊपर कितनी पढ़ी है, पहले हम लोगों ने दामोदर पढ़ी जो कि हुगली में जाके मिलती है, ठीक, दामोदर के बाद हम लोगों ने स्वर्ण रेखा पढ़ी, स्वर्ण रेखा के नीचे हम लोगों ने वैतरणी पढ़ी, ठीक है, वैतरणी पढ़ी, स्वर्ण रेखा पढ़ी और दामोदर पढ़ी। और दामोदर वैतरणी के नीचे तुम्हारी ब्राह्मणी है,
ब्राह्मणी के नीचे हम लोगों ने पढ़ा है तुम्हारी महानदी, ठीक है, क्या पढ़ा है, महानदी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है गोदावरी, और गोदावरी की सहायक नदियां भी पूछता है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से, नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से, और ये राजमुद्री के पास डेल्टा बनाती है। कहाँ डेल्टा बनाती है, राजमुद्री के पास, ठीक है, राजमुद्री के पास डेल्टा बनाती है। और फिर उसके नीचे और इसकी सहायक नदियां हैं, ये याद रखना, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, ठीक है, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। इंद्रावती ये सबसे ईस्ट में है, जो कि बस्तर के पठार से, बस्तर के पठार से, और इस पे है, इसका नाम उसका नाम बताओ जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, इसी पे नदी पे है, उस फाल को बताओ, ठीक, जलप्रपात को जो इस पे है, और उसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। फिर उसके नीचे इम्पोर्टेंट है, और दक्षिण से मिलने वाली इसकी एकमात्र नदी, इसकी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, मंजीरा है। क्या है, मंजीरा है, ठीक, मंजीरा है, याद रखना, सहायक नदियों से यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी को बार बार मैथ में बनाते रहो, याद हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके नीचे है तुम्हारी कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, और ये विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। इसके बीच में एक झील है, उसका नाम बताओ, कुलेरु लेक है। कौन सी लेक है, कुलेरु लेक है। फिर उसके बाद है इसकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुम्हारी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ठीक है, भीमा, कोयना और मूसी, ये तुम्हारी किसकी, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा के नीचे फिर पेन्नार है, पेन्नार है, पेन्नार के नीचे फिर ब्रह्मगिरी, इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मगिरी। कहाँ से निकलती, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कावेरी नदी है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी से निकलती है, ठीक है, कावेरी जो ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां यहाँ पूछता है, सहायक नदियां सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां हैं तुम्हारी सिमसा है, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, देवियों के नाम पे है इसकी सहायक नदियाँ। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है वैगई, वैगई के नीचे है ताम्रपर्णी। तुम्हारा जो मदुरई शहर है किस नदी के तट पे है, वैगई नदी के तट पे है। वैगई नदी इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखना। वैगई के नीचे ताम्रपर्णी, तो ये तुम्हारी वेस्ट में, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सहायक नदियाँ, ठीक है। सबसे नीचे तुम्हारी अगर देखा जाए तो दामोदर, जो कि तुम्हारी किस पे मिलती है, तुम्हारी गंगा की जो वितरिका है, कौन सी, जिसपे फरक्का डैम है, फरक्का डैम है। ठीक है, दामोदर है, दामोदर के बाद तुम्हारी स्वर्ण रेखा है, फिर वैतरणी है, वैतरणी है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी के नीचे तुम्हारी ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी के नीचे है महानदी, महानदी, महानदी के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी है गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। इंद्रावती उसकी सबसे पूर्वी नदी है, और दक्षिण से मिलने वाली एक सहायक नदी है इसकी मंजीरा, ठीक है। इसके बीच में कुलेरु लेक, कुलेरु लेक के नीचे फिर यहाँ पे आओगे कृष्णा, 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 कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है, याद रखना, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। फिर उसमें है इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, ठीक है, ये याद रखना। वैगई,
फिर उसके बाद तुम्हारी कृष्णा, कृष्णा के नीचे पेन्नार, पेन्नार की फिर तुम्हारी है कावेरी, कावेरी वैगई है वैतरणी है, और मदुरई शहर किस तट पे है, वैगई नदी के तट पे, याद रखना। उसके बाद है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं तुम्हारी लूनी, लूनी ये जाके सागर में नहीं गिरती, यहीं कच्छ के रण में खो जाती है, ठीक है, कच्छ के रण में खो जाती है। उसके बाद तुम्हारी साबरमती, साबरमती है, साबरमती के बाद माहे है, ठीक है, माहे जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन ये आता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माहे है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बताओ कि मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, ये तुम्हारी मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न है, फिर उसके बाद इक्वेटर है, इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये तो हम लोगों ने कर्क रेखा को पढ़ ही लिया है, माहे नदी काटती है। ये बताना है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और कैप्रिकॉर्न को अर्थात मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद तुम्हारी है माहे के बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल से निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा का पार्ट है मैकाल, ठीक है, नर्मदा निकलती है ऊपर से बन जाती है। तो नर्मदा, नर्मदा के नीचे है फिर ये तापी, तापी है, ठीक है, तापी कहाँ से निकलती है, बैतूल पठार से निकलती है, बैतूल, बैतूल पठार से निकलती है, ये याद रखना। उसके नीचे आपको याद रखना है मांडवी, मांडवी और जुआरी नदी, ये तुम्हारी गोवा में बहती हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे है कर्नाटक में शरावती, और शरावती याद रखना, शरावती याद रखना। फिर उसके बाद है केरल में जो बहती है पेरियार और भरतपुझा, ठीक है, पेरियार और भरतपुझा, ठीक, ये रिवर्स याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है रितन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सिंधु नदी बेसिन कहाँ का विस्तार, ये पूछा है सिंधु नदी बेसिन का। तो सिंधु नदी बेसिन का विस्तार है लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, ये याद रखना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अटॉग ने अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से मिलती है, ये इसका आंसर देना है, ठीक है। अटाग में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, ये जुड़ती है काबुल नदी से, ठीक है, काबुल। उसके बाद इसमें लगाना है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ से साउथ लगाना है। सबसे ऊपर है झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, व्यास है, सतलज है, ठीक है, इसका ए आंसर होगा, इसमें व्यास है नहीं। उसके बाद है इसमें लगाना है सहायक नदियाँ उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगाना है, ठीक। फिर उस सबसे नीचे झेलम, झेलम के नीचे फिर चेनाब है, रावी है और सतलज है, ठीक। इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, डी इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों को उनके सही अनुक्रम में लगाना है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर तुम्हारा स्पीति कहाँ पे है, स्पीति है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में, तो स्पीति होगा, लेकिन स्पीति होगा उसके ऊपर सतलज है, फिर श्योक है, फिर जास्कर है, जास्कर के नीचे क्या होगा इसका आंसर, जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति, छोड़ दो। उसके बाद है कोपरी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी निम्न से किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक ही है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसमें तीस्ता भी है, लोहित भी है, सुबनसिरी है, संकोच भी है, ठीक है, ये याद रखना। पश्चिम से पूर्व इतना पेट में नहीं पूछेगा। उसके बाद गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन में एक नदी भारतीय नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है, जोंक नदी नहीं है, छोड़ दो। फिर उसके बाद है
भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा होगी। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, याद रखना। 2525 किलोमीटर है, जबकि सिंधु का 1114 किलोमीटर है, भारत में बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा का क्या नाम होता है? गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, ये याद रखना। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उसका नाम बताना है। तो इसका एकमात्र नदी इसकी गोमती होगी। गोमती कहाँ से निकलती है? फुलहर, पीलीभीत के फुलहर झील से, ये याद रखना। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के उससे निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। वेरी सिंपल। उसके बाद इसमें गंगा की जो अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में कौन मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग में आके कौन मिलती है? कर्णप्रयाग में अड़ा आ रहा है तो पिंडार, मैंने बताया था। ठीक है, पिंडार ऐसे भी लिखते हैं, कर्णप्रयाग, पिंडार। देवप्रयाग में तुम्हारी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी हुई, ये नंदाकिनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें विकल्प ये यहाँ पे मंदाकिनी जगह नंद प्रयाग होना चाहिए। उसके बाद है तटीय भारत एवं द्वीप समूह। तटीय भारत में अगर पश्चिम का तट, तो इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। गोवा से ऊपर इसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, दक्षिण वाले को दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, और जो सूरत, यहाँ पे सूरत से लेके जो कि तुम्हारा गोवा तक है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से फिर ये तुम्हारा केरल के बॉर्डर तक, तो इस ये कर्नाटक का है तट पे, तो इसे कन्नड़ तट बोलेंगे। तो उसके बाद केरल वाले को मालाबार तट बोलते हैं। ठीक, और तमिलनाडु जो कि ईस्ट में, तमिलनाडु के ईस्ट में जो तट है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। यहीं में शीत ऋतु में, दक्षिण भारत में शीत ऋतु में भी यहाँ बारिश होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक, आंध्र प्रदेश को तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार, जबकि उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल का मैदान, उत्कल तट। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख घाटियाँ और जलप्रपात। प्रमुख घाटियाँ और जलप्रपात, इसमें इम्पोर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी याद ही होगा। सबसे पहले ये याद रखो, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली तो पढ़े ही होगे। साइलेंट वैली कहाँ है तुम्हारी? साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली तुम्हारी केरल में है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये कहाँ पे है तुम्हारी? ये तुम्हारी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये याद रखना, तो ये याद रखना। उसके बाद मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ है तुम्हारी? लद्दाख में है। ठीक, मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। नुब्रा घाटी ये तुम्हारी किसके किसके बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है नुब्रा घाटी। उसके बाद कुल्लू तो याद ही होगा। सांगला याद रखना, सांगला है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और स्पीति ये दो भी याद होंगे, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति। फिर उसके बाद नीलांग घाटी, नीलांग घाटी याद रख लो। नीलांग घाटी तुम्हारी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद जुकू घाटी, इसको सबसे सही है आप मैप में लो इंडिया का और उसी पे जाके, ठीक है, वहीं पे भर लो। ये अरुणाचल प्रदेश मान लो, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है और नागालैंड में तुम्हारी जुकू घाटी। जुकू घाटी कहाँ है तुम्हारी? नागालैंड में। और नेलांग कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेलांग में उत्तराखंड में, ये याद रखना। तो इसके बाद यूथांग, यूथांग कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, यूथांग कहाँ है तुम्हारा? सिक्किम में है। यूथांग कहाँ है? सिक्किम में है, ये याद रखना। उसके बाद जलप्रपात, जलप्रपात में अगर देखा जाए तो जलप्रपात तुम्हारा कुचिकुल, कुचिकुल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शिमोगा। ठीक, शिमोगा जिला कर्नाटक में है। दूध सागर जानते हैं, मांडवी नदी, मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा
याद रखना है जोंग। जोंग है शरावती नदी कर्नाटक में। जोंग कहाँ है? शरावती नदी कर्नाटक में। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट है डुडुमा। डुडुमा कोरापुट उड़ीसा में है। चित्रकूट, मैंने क्वेश्चन किया था, चित्रकूट इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी, ये बताना है। चित्रकूट इंद्रावती पे है, और चित्रकूट को ही भारत का न्यागरा कहते हैं, और ये बस्तर के पठार पे बहती है इंद्रावती। क्वेश्चन ये है कि ये किसकी सहायक नदी है, इसका आंसर देना। फिर उसके बाद हुंडरू। हुंडरू हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा पे है। मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़ाई थी। फिर दामोदर है, दामोदर के नीचे तुम्हारी ये हुगली में जाके मिलती। फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा पे ही तुम्हारा हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है। चुलिया याद रखना चंबल पे है। शिव समुद्रम याद रखना, शिव समुद्रम सब कावेरी पे है। ठीक है, ये बहुत पहले एग्जाम में आता था। और उसके बाद कपिलधारा, कपिलधारा नर्मदा पे है। कपिलधारा नर्मदा पे मध्य प्रदेश में, इतना याद रखना है। धुआंधार तुम्हारा किस नदी पे है? धुआंधार, धुआंधार तुम्हारा नर्मदा पे है। ठीक है, धुआंधार किस पे है? नर्मदा पे, और शिव समुद्रम कावेरी पे है। ठीक, जोंग शरावती पे है, वट्टापराई चंद्रप्रभा पे है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट लेक्स हम लोग देखेंगे। लेक्स में ये याद रखना, वेम्बनाड और अष्टमुडी कहाँ है? ये कयाल झील है, केरला में है। ठीक है, वेम्बनाड अष्टमुडी ये केरला में है, याद रखना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में तुमको दो याद रखना, कुलेरू और पुलिकट। पुलिकट तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, और इसी पे लॉन्चिंग पैड ठीक है इस्टेब्लिश किया गया। कुलेरू किन दो नदियों के बीच में बहती है? ठीक है, किन दो नदियों के बीच में लेक है, ये बताना है। हुसैन सागर और निजाम सागर। नागार्जुन सागर ये तुम्हारी तेलंगाना में, उड़ीसा में है तुम्हारी चिल्का, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है मणिपुर। मणिपुर में तुम्हारी लोकटक है। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक है, ये याद रखना। एक ये याद रखना, जितनी भी ताल नाम से होंगी वो सब सारी लेक्स कहाँ होंगी? उत्तराखंड में होंगी। लेकिन इसका एक अपवाद है तुम्हारा चंद्रताल और सूर्यताल, सूरजताल। ठीक है, चंद्रताल और सूरजताल ये कहाँ पे हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जितनी ताल नाम से जितनी भी लेक्स होंगी वो कहाँ है? उत्तराखंड में। लेकिन सूरजताल और चंद्रताल तुम्हारी कहाँ है? ये तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद रेणुका याद रखना, सबसे छोटी ये रामसर साइट्स है इंडिया की, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तुम्हारे बुलर और डल झील याद रखना। फिर उसके बाद बेरीनाग, शेषनाग, नाग नाग से जितनी भी होंगी जम्मू कश्मीर में होंगी। ठीक, और तसो मुरारी, तसो मुरारी कहाँ है? ये भी तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद चंडीगढ़ में एकमात्र सुखना झील है। फिर उसके बाद राजस्थान में आओगे, राजस्थान में तुमको सांभर तो याद ही होगा। उसके बाद पुष्कर भी याद होगा। फिर उसके बाद तुम्हें याद रखना है डिडवाना, याद रखना है। डिडवाना के बाद तुम्हें नक्की याद रखना है। नक्की और डिडवाना ये दो कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। ठीक है, फिर उसके बाद एक याद रखना गुजरात की, नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और लोनार महाराष्ट्र की याद रखना। ठीक है, लोनार महाराष्ट्र की ये याद रखना। और भोज कहाँ है? भोज है तुम्हारी एमपी में। ठीक है, भोज कहाँ है? एमपी में। इतनी लेके याद कर लेना, बहुत है। ठीक है, तो इसको मैप पे जाके इतनी ही बोल लो।
हाँ तो ये देख लो, ये लेक्स। हुकेरो कहाँ है? हुकेरो है तुम्हारी जम्मू कश्मीर में। हुकेरो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रेणुका तो याद ही होगा, हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी आंसर साइट है। रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। वेरी इंपॉर्टेंट है रुद्र सागर। ठीक, सस्तम कोट्टा, ठीक, केरल में है। सस्तम कोट्टा कहाँ है? केरल में है, ये याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है राजस्थान में मुख्य नगरों में से किसके निकटतम है? सांबर झील। सांबर झील तुम्हारी जयपुर के पास है। ठीक है, सांबर झील कहाँ है? जयपुर के पास है। इसमें लैगून नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी लैगून नहीं है? अष्टमुडी भी है, पेरियार है कि नहीं है, पुलिकट भी है, चिल्का, चिल्का भी, पेरियार छोड़ के, क्योंकि पेरियार तो मैन मेड है ना, और सब तुम्हारी, ये तुम्हारी समुद्र से बॉर्डर बना रही हैं। ठीक, उसके बाद अष्टमुडी। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में। पुलिकट कहाँ है तुम्हारी? तमिलनाडु में। मान लो रूपकुंड, मैंने बताया था सारे कुंड या ताल कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। और सूरज कुंड, सूरज कुंड और सूरज ताल, सूरज ताल, सूर, ये मैंने वो हिमाचल प्रदेश में बताया, लेकिन कुंड है ये तुम्हारा हरियाणा में। ठीक, ये याद रखना। ठीक, सूरज कुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड, पुलिकुट तमिलनाडु और अष्टमुडी केरल। उसके रहस्यमय झील कौन सी है तुम्हारी? इसमें रूपकुंड झील है। इसमें कई मानव उनकी हड्डियां पाई गई हैं इसमें। लोनार याद है? लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में। और नक्की कहाँ है? नक्की तुम्हारी गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। कोलेरू कहाँ है? कोलेरू तुम्हारी आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट तुम्हारी केरल में ना होकर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसमें एक ही सही है, इसमें सी वाला। उसके बाद है इसमें कौन सा सही है? पुलिकट महाराष्ट्र, ये सही है। पुलिकट तुम्हारा लोनार महाराष्ट्र, ये सही है। पुलिकट राजस्थान, राजस्थान में कहाँ है? ये गलत है। पुलिकट तुम्हारा आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु लगाओ। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है भाग के दर्जे। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, बस उतना ही पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आओगे सिक्किम, सिक्किम के बाद चलोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये तुम्हारा नागालैंड है, मणिपुर है। फिर उसके बाद ये इधर कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे दक्षिण में महाराष्ट्र में तुम्हारे तीन हैं। ठीक है, थालघाट, बोरघाट, यहाँ पे पालघाट। ठीक है, यहाँ के याद रखो। यहाँ पे है तुम्हारा थालघाट, थालघाट, थालघाट के बाद भोरघाट। ठीक है, फिर उसके बाद है भोरघाट, भोरघाट, भोरघाट के नीचे ये पालघाट। ठीक है, तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे। सबसे ऊपर वाला तुमको यहाँ पे याद रखना है, बुर्जिल दर्रा। कौन सा याद रखना है? बुर्जिल। ठीक है, श्रीनगर से हम लोग जब गिलगित जाएंगे तो इसी दर्रे से प्रवेश करेंगे। ठीक, श्रीनगर से जब यहाँ जाएंगे, कहाँ? गिलगित। फिर उसके बाद है श्रीनगर से जब लेह जाएंगे तो किस दर्रे से प्रवेश करेंगे? ये है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये याद रखना। श्रीनगर से जब लेह जाएंगे तो जोजिला दर्रा से जाएंगे। उसके बाद है बड़ा लाचला, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ऊपर मिलाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे पीर पंजाल में है तुम्हारा पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल ये श्रेणी मान लो, पीर पंजाल में तुम्हारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, यहाँ पे ये तीन ही चार याद रखना। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला याद रखो, जिससे तुम्हारी सतलज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तराखंड में तुम्हारा है, उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख। ठीक, माना, नीति, लिपुलेख। और सिक्किम में तुम्हें याद रखना है, सिक्किम में याद रखना नाथुला। ठीक है, नाथुला के बाद जिलेपला, जिलेपला याद रखना है। ठीक है, भूटान और सिक्किम के बॉर्डर पे। फिर उसके बाद तुम्हें याद रखना है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ही प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें दिफू दर्रा। दिफू दर्रा तीन देशों, ठीक, इंडिया, म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे है। कौन सा? दिफू दर्रा।
दिफू दर्रा। फिर उसके बाद है तुम्हारा तुजू दर्रा, कहाँ है? मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। इतने दर्रे याद रख लो, ठीक है। उसके अलावा टाइम मिले तब फिर बाद में पढ़ना। तो यहाँ पे हम लोगों को याद करना है बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रे हम लोग जाएंगे गिलगिट से, श्रीनगर से गिलगिट, ठीक है। गिलगिट ऊपर है, श्रीनगर से गिलगिट। और गिलगिट से जब जाओगे लेह, लेह जाओगे तो ये किस दर्रे से जाओगे? जोजिला दर्रे से, ठीक है, जोजिला दर्रे से। ये जोजिला याद रखना। और तुमको याद रखना है बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। फिर उसके बाद यहाँ पे है बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला याद रखना है। सिपकिला और सिपकिला याद रखो, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला से सतलुज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा, ठीक। उत्तराखंड में याद रखने हैं 3, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक। फिर उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में याद रखना है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा के बाद फिर जिलेपला दर्रा। यहाँ पे है जिलेपला दर्रा। कौन सा है? जिलेपला दर्रा। फिर उसके बाद तुमको अरुणाचल प्रदेश में पहुँचोगे तो यहाँ पे यांग्याप दर्रा, जिससे पहुँचती है तुम्हारी कौन सी रिवर? तुम्हारी रिवर पहुँचती है इंडिया में ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है यहाँ पे तुमको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे है म्यांमार, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है तुम्हारा। एक तरीके से याद रख लो, कौन सा? दा से दिफू। अरुणाचल प्रदेश में दा आ रहा है तो दिफू दर्रा। दिफू और तिजू में कंफ्यूज हो गए। तो अरुणाचल प्रदेश में दा आ रहा है प्रदेश में, तो दा से दिफू दर्रा। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक। उसके बाद तुम्हें ये महाराष्ट्र में 2 दर्रे याद रखने हैं, थाल घाट और भोर घाट। ऊपर थाल घाट है, नीचे भोर घाट है, ठीक है। और पाल घाट, पाल घाट कहाँ है? इसके बीच में है, ठीक है। नीचे तुम्हारा अनाईमुडी, ऊपर है नीलगिरी, इसी के बीच में है तुम्हारा, पास है कौन सा? पाल घाट दर्रा, ठीक है। ये दर्रे हो गए, दर्रे से याद रखना। नाथुला सिक्किम में है, भोर घाट तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में ना होके महाराष्ट्र में, और पाल घाट केरल में है। इसमें बी और डी सही है, सी गलत है। उसके बाद है तुम्हारा, इसमें पूछा सेला, सेला उत्तराखंड में कहाँ है? सेला ऊपर है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कौन? बनिहाल, बनिहाल कहाँ है? बनिहाल तुम्हारा जम्मू कश्मीर है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। सिपकिला कहाँ है? सिपकिला तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। और नीति, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में है, ठीक है। ये याद रखना, याद रखना, ये नहीं भूलना मत। इससे आगे कुछ आएगा नहीं। इसी को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा अपने ग्रुप पे। उसके बाद मानसून या वर्षा, मानसून या, हाँ तो मानसून नेक्स्ट चैप्टर है मानसून। मानसून के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि भारत में मानसून कब आता है? जून में आता है, ठीक है। मानसून कब आता है? जून में आता है, अर्थात जून में बारिश स्टार्ट होती है। और ये बारिश कब से कब होती है? कब तक होती है? सितंबर तक। ये कब तक बारिश होती है? सितंबर तक। फिर उसके बाद सितंबर के बाद क्या होता है कि ठंड शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर, ठंड शुरू होने लगती है, टेम्परेचर कम होने लगता है। और दिसंबर आते आते इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि शीत ऋतु आ जाती है। फिर दिसंबर के बाद क्या होता है? दिसंबर के बाद जैसे ही हम मार्च की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जून तक आते आते इतना टेम्परेचर अधिक हो जाता है कि नदी तालाब सब सूख जाते हैं, ठीक है। पानी क्या? जलवाष्प बनकर बनने लगता है। तो ये जलवाष्प ही जब ठंडा होकर संघनित होकर बारिश की बूंदों में चेंज होता है, फिर वही वर्षा के रूप में बारिश होती है। और ये साइकिल चलती रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, ठीक है। ये आप समझ गए। आप ऑब्जर्व किए होंगे जून में अभी बारिश जैसे हो रही है। तो बारिश के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? वर्षा के लिए पानी, पानी और पानी ज़रूरी है, ठीक है। पानी में, पानी को चेंज होना चाहिए जलवाष्प। जलवाष्प जैसे, जलवाष्प के लिए पानी जलवाष्प में कब चेंज होगा? पानी चेंज होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जलवाष्प में चेंज हो जाएगा। और यही जलवाष्प जब संघनित होती है, संघनित होकर बारिश की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, तो यही वर्षा कहलाती है। और फिर जल यहाँ इकट्ठा हुआ, जल वाष्पीकरण हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर ये
वाष्प बना, वाष्प के रूप में फिर संघनित हुआ, यही जल चक्र है। ऐसे ही जल घूमता रहता है। ठीक। पृथ्वी में क्या होता है, अभी मैंने बताया है, ये बताया है कि मार्च तक आते आते टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सूर्य क्या होता है कि उत्तरायण हो जाता है। ठीक है, सूर्य क्या हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मतलब कि मान लो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी, तो सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पे पड़ने लगती हैं। ठीक है, और ये कब होता है, मार्च में होता है। फिर सूर्य धीमे धीमे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ने लगती हैं, और कर्क रेखा में सूर्य की लंबवत होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत अधिक हो जाती है। ये कब होती है, जून के महीने में। जून के महीने में देखे होगे लू कितनी तेज चलती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि मान लो ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पे जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो वायु है गर्म होके ऊपर उठी, तो यहाँ पे खाली स्थान हो गया। तो इसी खाली स्थान को भरने के लिए दक्षिण से जो हवाएं आती हैं इंडिया की तरफ, दक्षिण की हवाएं जो आती हैं इंडिया की तरफ, यही है मानसून। ठीक है, और ये व्यापारिक पवन के रूप में आता है, व्यापारिक पवन के रूप में आता है। और इसी के साथ जब ये समुद्र के ऊपर से गुजरती तो जलवाष्प लाती हैं, जाके हिमालय से टकरा के ये ऊपर उठती हैं, फिर बारिश होने लगती है जब संघनित होती हैं वायु। ऊपर जाके ठंडी हो गई तो जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो गई, और फिर यही जून में मानसून के रूप में भारत पे बारिश होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से बोलते हैं, गर्मी की जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण से आ रही थी, ये तो डिसाइड है। ठीक है, ये पश्चिम से आ रही हैं। पश्चिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पे है, भारत पे है गर्मी। ठीक है, ये भारत की तरफ मुड़ती हैं, इनको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आके वायु दाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण ही वायु दक्षिण पश्चिम की तरफ आपकी दाएं की तरफ मुड़ेगी, दाएं हाथ के उत्तरी गोलार्ध में वायु दाएं तरफ मुड़ेगी। और ऐसा ही है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए वायु को भी घुमा देती है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो गया, ऐसे हवा घूम गई, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। हवा जिधर से आती है उसी का नाम उस पर रखते हैं। तो ये गर्मी में हमारे यहाँ मानसून की बारिश हो जाती है। फिर ठंड में क्या होता है, सूर्य होता है दक्षिणायन, सूर्य होता है दक्षिणायन, दक्षिणायन होता है, और दिसंबर में आते आते हमारे यहाँ ठंड होने लगती है। ठीक है, और दक्षिण में यहाँ सूर्य पहुँच गया, यहाँ पे गर्मी हुई। तो यहाँ पे जो गर्मी होती है, यहाँ पे गर्मी हुई तो ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आने लगी। भारत में क्या होता है, शीत ऋतु में यहाँ पे आप देखेंगे बिहार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इस समय होती है बारिश, गेहूं की फसल के लिए ये उपयोगी होती है। तो इसमें ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि यहाँ से, कहाँ से, ये मेडिटेरियन सी के आसपास से ये चल के यहाँ से मेडिटेरियन कैस्पियन के आसपास से आके यहाँ पे इंडिया में बारिश होती है, ये शीत ऋतु में होती है। तो ये शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक, वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस। तो इसके कारण शीत ऋतु में कब बारिश किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक, तो ये हो गया मानसून। तो ये याद रखना, बाद में मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मानसून में होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दक्षिण पश्चिम ये समझ लिए। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, कहाँ पे होगी, केरल में होगी कि अरुणाचल प्रदेश में, केरल में। ठीक है, केरल में याद रखना। फिर उसके बाद है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समस्या सामान्य दिशा क्या है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, मैंने अभी बताया दक्षिण पश्चिम, ये जैसे ऐसे होता है, फिर जैसे ये विषुवत रेखा को आना चाहिए इसे ऐसे,
लेकिन विषुवत रेखा को जैसे ही पार करता है ये इंडिया की तरफ घूम जाता है। ठीक है, तो इसे दक्षिण से आया और पश्चिम से आया, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व की गरह। फिर उसके बाद मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ये याद रखना। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है, कहाँ होती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक, भारत प्रमुख एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, निम्न के कारण। उष्ण कटिबंधीय क्योंकि है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फालतू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ढंग का नहीं बना पाए। सर्वाधिक वर्षा का तो मुख्यतः कारण क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पूर्वी हो गया है, वापस उत्तर मानसून है, ये भी छोड़ दो। उत्तर पूर्वी मानसून भी छोड़ दो, संवहनी वर्षा रख लो इसे, इसका डी होना चाहिए। क्वेश्चन यार ढंग के क्वेश्चन बना दो। इसका आंसर इसलिए तो निकल नहीं रहा था क्योंकि आयोग भी नहीं निकल पाया है। उसके बाद है भारत में मानसूनी वर्षा संबंध कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः स्थलाकृतिक विशेषों द्वारा नियंत्रित होती है। वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नताएं है। अलग जगह अलग अलग बारिश, भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अपवाह होता है। वर्षा का आरंभ और अंत नियमित है और समय पर होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। भारत में मिट्टियों का, ठीक है, ये काली मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना। काली मिट्टी किससे निर्मित है? काली मिट्टी किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, थोड़ा गुजरात में यहाँ भी पाई जाती है। उसके बाद है ये तुम्हारी जलोढ़ हुई। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। यहाँ से लगभग ये 45% क्षेत्र पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जलोढ़, फिर उसके बाद है नंबर 2 पे काली मिट्टी पाई जाती है, फिर नंबर 3 पे नंबर 1 तो जलोढ़ है, फिर उसके बाद है लाल मिट्टी नंबर 2 पे 18% और 15% क्षेत्र पे काली मिट्टी पाई जाती है। फिर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट के बाद मरुस्थलीय और ये छोड़ दो, ये क्रम जलोढ़ का याद रखना। जलोढ़ के बाद है फिर लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। और भारत में किसी भी मिट्टी में पर्वतीय छोड़ के जहाँ वन पाए जाते हैं, 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये क्षेत्र देख लो, काली मिट्टी यहाँ है, यहाँ पे है, ये पूरा लाल मिट्टी का है। ठीक है, यहाँ भी लाल मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लेटराइट में क्या होती है? अधिक धूप, फिर उसके बाद अधिक वर्षा, अधिक धूप, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा के कारण जो इसमें जो तुम्हारा सिलिका अर्थात बालू होती है वो नीचे चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्छालन कहते हैं। और इसके द्वारा कोई भी मिट्टी फिर लेटेराइट बन जाती है। ठीक है, निष्छालन प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है? निष्छालन प्रक्रिया याद रखना। ठीक है, निष्छालन याद रखना। अधिक वर्षा
अधिक बारिश, जिसके कारण सिलिका नीचे चली जाती है और निच्छालन मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मिट्टी से फिर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। उपजाऊ मृदा जलोढ़ है, ठीक है। और नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, खादर और बांगर बोलते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं, नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है, जलोढ़ है, ठीक है। जलोढ़ नहीं है तो कछारी, ठीक है, जलोढ़ कछारी मिट्टी। फिर उसके बाद निम्नलिखित मिट्टी में कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, जलोढ़, लगभग 45% क्षेत्र पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो कि है हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक लेटेराइट कैसे बनती है। लेटेराइट बनती है निच्छालन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अधिक बारिश और अधिक। उसके बाद है नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। भाखड़ा नागल जानते ही हो, भाखड़ा नागल कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है, सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल कहाँ है, सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद दामोदर पे है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये जाके फिर हुगली में मिला देते हैं दामोदर को। उसके बाद हीराकुंड महानदी में उड़ीसा पे है। रिहंद तो जानते हो उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद माता टीला उत्तर प्रदेश में। फरक्का जानते हो वेस्ट बंगाल है, हुगली पे बनाया गया है। मयूराक्षी झारखंड में बनाया गया है, मयूराक्षी रिवर पे। उसके बाद व्यास हरके बैराज व्यास और सतलज मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में किस नदी पे है, कृष्णा पे है। फिर उसके बाद उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पे, ठीक है। घाट प्रभा, मार्ग प्रभा ये सब छोड़ दो। चंबल पे तुम्हारी 3 नदी परियोजनाएं हैं, ठीक है। चंबल में 3 नदी परियोजनाएं हैं। एक है 2 तुम्हारी गांधी सागर कहाँ है, गांधी सागर तुम्हारी है मध्य प्रदेश में। और तुम्हारी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तुम्हारी राजस्थान में है, ठीक। ये चंबल पे हैं 3, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये तुम्हारी राजस्थान में, जबकि गांधी सागर तुम्हारी एमपी में है, ठीक। ये याद रखना। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे है, पोंग हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती और बगलिहार दुलहस्ती चिनाब पे है। दुलहस्ती बगलिहार तुम्हारी चिनाब पे है। उसके बाद तुलबुल परियोजना किशनगंगा और तुलबुल तुम्हारी झेलम पे है। मेट्टूर तमिलनाडु में कावेरी पे है। अलमट्टी तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा में है। अलमट्टी कहाँ है, तुम्हारा आंध्र प्रदेश में कृष्णा पे है। उससे समुद्रम भी कर्नाटक में है, कावेरी पे। ये याद रखना। मेट्टूर वेरी इंपॉर्टेंट है। मेट्टूर, अलमट्टी, शिव समुद्रम कर्नाटक पे, कृष्णा पे है तुम्हारा। अलमट्टी, शिव समुद्रम तुम्हारा कावेरी पे है, याद रखना। शिव समुद्रम तुम्हारा कावेरी पे है, जो कि कर्नाटक में है शिव समुद्रम। अलमट्टी कहाँ पे है, अलमट्टी तुम्हारा कृष्णा पे है, आंध्र प्रदेश में है। मेट्टूर कहाँ है, तमिलनाडु कावेरी में है, ये याद रखना। उसके बाद फरक्का में छोड़ दो इसको। इसमें एक साथ हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में चिनाब पे कौन से हैं, बगलिहार और दुलहस्ती किस पे है, तुम्हारा चिनाब पे है, ठीक है। ये याद रखना, तुम्हारा चिनाब पे कौन से, बगलिहार दुलहस्ती। उसके बाद झेलम पे किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। उसके बाद पंजाब पे याद रखना, ये तुम्हारा नांगल जो कि सतलज पे है, भाखड़ा नांगल बांध ये बनाया गया है तुम्हारा नांगल पे, ठीक है। नांगल सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल, ठीक है। और गुरु
गोविंद सागर ताल ये कहाँ पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हरके जानना, सतलज और व्यास पे पंजाब, हरके सतलज और व्यास, और यहीं से निकाली गई है तुम्हारी इंदिरा सागर नहर, और इंडिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, और तीन बांध रावी पे है, तीन बांध रावी पे है। फिर उसके बाद है जवाहर सागर और राणा सागर। राणा सागर जवाहर सागर तुम्हारा मैंने बताया है राजस्थान में है, और गांधी सागर चंबल पे एमपी में है। गांधी सागर चंबल पे एमपी में है। ठीक है, गुजरात में तुम्हें याद रखना है, गुजरात में याद रखना है तापी पे उकाई परियोजना और काकरा पार याद रखना, और सरदार सरोवर नर्मदा पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है तुम्हारा तमिलनाडु में मेट्टूर याद रखना, कावेरी पे मेट्टूर परियोजना। फिर उसके बाद है नागार्जुन सागर और अलमट्टी कृष्णा पे है, ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद शिव समुद्रम कावेरी पे है, ये तुम्हारा कर्नाटक में है। उसके बाद पंचेत हिल पश्चिम बंगाल में, मैथान तेलैया झारखंड में है, मैथान तेलैया झारखंड में है। उसके बाद माता टीला या लक्ष्मीबाई, माता टीला लक्ष्मीबाई बेतवा में यूपी में है। ठीक, ये याद रखना। उसके भारत में लौ अयस्क की जो सबसे बड़ी चट्टान है उसको कहते हैं बरांग जादा समूह। क्या कहते हैं? बरांग जादा समूह, जो कि पाई जाती है 2 राज्यों में। ठीक, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, ये कौन सा है? बरांग जादा समूह, इसमें पाया जाता है लौ अयस्क। ठीक, और झारखंड में जो खाने हैं वो पसीरा बुरू है, नोवा मंडी है। पसीरा बुरू नोवा मंडी तुम्हारी झारखंड में है। ठीक है, लोहे के लिए फेमस है। गुरु महसानी बादाम पहाड़ी तुम्हारी कहाँ है? ये तुम्हारी उड़ीसा में है, ये याद रखना। लेकिन सबसे अधिक लोहा पाया कहाँ जाता है? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तुम्हारा कर्नाटक में, ये याद रखना। कर्नाटक में पाया जाता है, ये तुम्हारा कर्नाटक में पाया जाता है। लोहा सबसे अधिक तुम्हारा कर्नाटक में पाया जाता है। बाबा बूदन पहाड़ी, ठीक, याद ही होगा। कुद्रेमुख बाबा बूदन पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, जबकि गुरु महसानी बादाम पहाड़ी तुम्हारी उड़ीसा में है, और पसीरा बुरू नोवा मंडी तुम्हारी झारखंड में है। ये याद रखना, इतना याद रखना है। और बरांग जादा समूह चट्टान किस लिए फेमस है? लोहे के लिए फेमस है। उसके बाद तुमको याद रखना है कोयले से संबंधित, कोयला हमेशा नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक, ये तुम्हारी हो गई दामोदर। ठीक है, दामोदर में रानीगंज, जो कि तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है झरिया और गिरिडीह और बोकारो, झरिया गिरिडीह और बोकारो झारखंड में कोयले के लिए फेमस है। जो किस नदी पे हैं? दामोदर पे, झरिया गिरिडीह और बोकारो। उसके बाद तुम्हारा मान लो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पे पाए जाते हैं, जो कि कुछ छत्तीसगढ़ में 2 पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन है? तातापानी रामपुर कोला। और एमपी में सोन पे हैं सोहागपुर और सिंगरौली। सिंगरौली तो बहुत फेमस है। सोहागपुर और सिंगरौली जो कि सोन नदी पे हैं और एमपी में है। ठीक, सिंगरौली और सोहागपुर। जबकि छत्तीसगढ़ में तातापानी रामपुर कोला। ठीक है, और महानदी में छत्तीसगढ़ में जो है महानदी बेसिन में वो कोरबा है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है। ठीक है, ये याद रखना। सिंगरैनी दक्षिण में एकमात्र आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली और सिंगरैनी याद रखना, सिंगरैनी ये आरों में आया है इस बार। सिंगरैनी तुम्हारा आंध्र प्रदेश में, जबकि सिंगरौली तुम्हारा सोन नदी में एमपी में है। ठीक है, और तलचर ब्राह्मणी पे है उड़ीसा में, ब्राह्मणी पे है, ये याद रखना। उसके बाद तेल परिशोधन केंद्र से मथुरा में तेल ला के यहाँ पे परिष्कृत किया जाता है।
उसके बाद इम्पोर्टेंट, ये चेन्नई वाले को मनाली भी बोलते हैं। मनाली तेल शोधन केंद्र, हिमाचल प्रदेश ना लगा देना मनाली सुन के, ये तुम्हारा तमिलनाडु में है मनाली तेल शोधन केंद्र। उसके बाद तुमको याद रखना बरौनी एकमात्र है जो कि तुम्हारा कहाँ है, बिहार में है। मथुरा वाला याद ही रहेगा। और यहाँ पे एक एमपी में लिख लो बीना, बीना तेल शोधन केंद्र एमपी, ठीक है, ये याद रखना। और भटिंडा पंजाब में, पानीपत जानते ही हरियाणा में है। और उसके बाद तुमको याद रखना है असंख्य, बोंगईगांव, गुवाहाटी और डिगबोई, ठीक, डिगबोई, नुमालीगढ़ और गुवाहाटी तो याद ही रहेगा, बोंगईगांव, डिगबोई और नुमालीगढ़ याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं। के बाद हम लोग अब देखेंगे उद्योग, ठीक, उद्योग में आपको ये बोकारो और जमशेदपुर और बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। बोकारो किसकी सहायता से लगा था, ये याद देख लो, बोकारो लगा था रूस की सहायता से, बोकारो और रूस की सहायता से, और भिलाई भी रूस की सहायता से। और भिलाई कहाँ है, भिलाई तुम्हारा छत्तीसगढ़ में है। बोकारो और भिलाई ये तुम्हारा लगे थे रूस की सहायता से, ठीक है। दुर्गापुर तुम्हारा ब्रिटेन की सहायता से लगा था, और कहाँ पे है ये तुम्हारा दुर्गापुर है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है तुम्हारा याद रखना है, उसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ब्रिटेन हो गया। राउरकेला उड़ीसा पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, राउरकेला ये तुम्हारा उड़ीसा में है, किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद है तुम्हारा बोकारो हो गया रूस की सहायता से, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब हो गए। उसके बाद है तुम्हें याद रखना है हिंडाल्को, जानते ही हो, रेनीकूट उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद तुमको याद रखना है मालको चेन्नई मेट्टूर, चेन्नई में है मालको, ठीक है, चेन्नई में मालको है। उसके बाद बाल्को कहाँ है तुम्हारा, कोरबा में है। बाल्को कहाँ है, कोरबा में, रूस की सहायता, सोवियत संघ रूस की सहायता से बाल्को रूस की सहायता से कोरबा में लगा है, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़, ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे रेलवे जोन, ठीक है। रेलवे जोन में अगर देखा जाए, मान लो ना ये दिशाओं के अनुरूप, ठीक है, ये उत्तर में दिल्ली में है, उत्तर रेलवे जोन कहाँ है, दिल्ली में है। उत्तर रेलवे जोन कहाँ है, दिल्ली में है, उत्तर रेलवे जोन दिल्ली में है। जबकि उत्तर पश्चिमी ये उत्तर में हुआ और पश्चिम में हुआ। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ है, जयपुर में है। और दक्षिणी रेलवे जोन दक्षिण चेन्नई में है, ठीक है, दक्षिण रेलवे जोन दक्षिण चेन्नई में है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर और पूर्व में है, तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन तुम्हारा गोरखपुर में है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो यहाँ यूपी है, तो ये मध्य में हुआ, उत्तर में हुआ। उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज में है, उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज में हुआ, ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन मालेगांव गुवाहाटी में है। तो पूर्वोत्तर हुआ, सीमांत हुआ, सीमा के पास, ठीक, समझ लो। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, ठीक है। एक तो कोलकाता मेट्रो को, इसको भी रेल जोन बना दिया गया है। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कोलकाता में है। और पूर्वी रेलवे जोन दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, ये कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। दक्षिण हम लोगों ने देख लिया है, उत्तर मध्य वाला भी देख लिया प्रयागराज में। मध्य रेलवे जोन तुम्हारा मध्य में होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। मध्य रेलवे जोन तुम्हारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है, जो कि पश्चिम में है। नाम मध्य है रेलवे जोन, लेकिन है पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन को थोड़ा पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा मध्य में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ है, जबलपुर में है,
जबलपुर में है। ठीक है, एमपी में, महाराष्ट्र में 2 हैं। एक तो पश्चिमी रेलवे जोन तो होना चाहिए, तो है, ठीक है, लेकिन पश्चिमी मध्य रेलवे जोन ये पश्चिम में होना चाहिए, जो कि बीच में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। और तुम्हारा मध्य रेलवे जोन, ये तो सही है, मध्य रेलवे जोन मध्य में होना चाहिए, लेकिन ये पश्चिम में है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन तुम्हारा बिलासपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन एक है जो कि हाजीपुर बिहार में है, पूर्व में, और मध्य रेलवे जोन हाजीपुर बिहार में है। ठीक है, फिर उसके बाद है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम में है। ये नया बनाया गया है, इसलिए याद रखना। और एक है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, दक्षिण और मध्य में थोड़ा आ जाओगे तेलंगाना में, दक्षिण मध्य रेलवे जोन हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन ये तुम्हारा हुगली नहीं है, गा नहीं है बीच में, बा है। ठीक है, हुगली रेलवे जोन तुम्हारा कर्नाटक में है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।